नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैब लीडर्स में। एक ऐसा चैनल जहां हमारी कोशिश रहती है पारिवारिक व्यवसाय की अगली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे स्किल्स, ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स प्रोवाइड करना जो कि उनको आगे चल के जब वो अपने पारिवारिक बिजनेस को ज्वाइन करें तो पहले दिन से ही वो प्रिपेयर्ड हो कि अपने बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की डायरेक्शन में आगे ले सकें। वैसे पिछले 2 महीनों से हमारी कोशिश तो यही रही है कि आपको यूनिक कॉन्सेप्ट्स आप तक हिंदी की सरल भाषा में पहुंचा पाए। लेकिन जो पिछला हफ्ता था उसमें जो हमने टॉपिक लिया था वो आपके दिल के मुझे लगता है बहुत करीब पहुंचा। बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे ये जरूर बताया कि अपने खुद के बिजनेस और पारिवारिक बिजनेस को ज्वाइन करने की ये जो दुविधा है ये उनके जीवन में भी काफी प्रभावी है। लेकिन जिन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मैंने एक मौका अपने आप को जरूर देना है कि बिफोर आई जॉइन द फैमिली बिजनेस एक कोशिश मैं जरूर करूंगा अपने खुद के आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन कभी कभार वो द्वंद में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं कि एक कैसा स्टेप ले, कौन सा स्टेप ले कि वो अपने बिजनेस को बहुत जल्द ही बहुत सक्सेसफुल बना पाए। तो आज का जो वीडियो है हमारा ये कंप्लीटली उसी टॉपिक पे है कि 5 ऐसी चीजें, 5 थिंग्स दैट एवरी नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर शुड डू इन ऑर्डर टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, या फिर अपने बिजनेस को, अपने खुद के व्यापार को शुरू करने से पहले अपने पारिवारिक व्यवसाय से ऐसी कौन सी चीजें हमको लेनी चाहिए या अपने आप में ऐसी कौन से स्किल्स को हमें बढ़ाना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए जो कि पारिवारिक बिजनेस से हटकर हमें अपने खुद के आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने खुद के उद्यम को स्थापित करने के लिए मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको टिप देना चाहूंगा बिफोर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इज टू क्रिएट योर ओन पर्सनल विजन, यानी आपकी खुद की व्यक्तिगत दृष्टि बनाएं। अब देखिए, किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपको जरूर ये जानना चाहिए कि आप वो बिजनेस की स्थापना क्यों करना चाहते हैं। What do you want to achieve in the future? हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये राह भी हो सकती है कि क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में, मेरे पारिवारिक व्यवसाय में मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मेरे पापा से नहीं बनती, भैया से नहीं बनती, ताऊ से नहीं बनती, तो इसीलिए मैं खुद का उद्यम शुरू करना चाहता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो भाइयों बहनों, मेरी सलाह तो ये रहेगी, प्लीज ऐसा ना करें। क्योंकि किसी भी नए उद्यम को शुरू करने से पहले अगर डिससैटिस्फैक्शन से शुरू होती है कोई चीज, या फिर पर्सनल अनबन से अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो जनरली वो असफलता की ओर ही आगे बढ़ता है। मैं रादर आपको रेकमेंड करूंगा कि अपने परिवारजनों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं और अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही ज्वाइन करें और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर एक पर्सनल मोटिवेशन है जो कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, जो कि अपने पर्सनल फैमिली बिजनेस को आप एक नए डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, या फिर एक ऐसा आइडिया आपके सामने मिला है जो कि आप मतलब जिसमें आप इमेंस पोटेंशियल देखते हैं और वो आपके पारिवारिक व्यवसाय से भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, तब आपको जरूर अपने उद्यम की तरफ शुरुआत करनी चाहिए और एक पर्सनल विजन जरूर बनाना चाहिए। और ये विजन भी कैसा हो, ऐसा नहीं कि बस एक स्टेटमेंट लिख दिया जिसको कि हाँ, मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूं। विजन ये भी हो सकता है कि आप XYZ अमाउंट कमा सकते हैं, आप XYZ कंट्रीज में एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर आप लाखों करोड़ों कस्टमर्स के दिल को छूना चाहते हैं। ये सब बहुत जेन्युइन विजन्स हैं। लेकिन एक सटीक विजन वो होता है जो कि आपके दोस्तों को, आपके परिवार को, आपके कस्टमर्स को, आपके एम्प्लॉइज को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको एक ही सिंगल लाइन में इंस्पायर कर पाए और ये बता पाए कि आपकी कंपनी अगले 10, 20, 50 साल में क्या हासिल करना चाहती है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं इसका, तो जैसे डिज्नी, आपको पता ही होगा, डोनाल्ड डक और मिकी माउस को हम सब देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उनका जो विजन है काफी सिंपल है, टू मेक पीपल हैप्पी। कितना सरल है, उनका बस एक ही मोटिवेशन है। वॉल्ट डिज्नी जब वो आते थे, अभी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन जब वो अपने बिजनेस को मैनेज करने आते थे तो उनके मोटिवेशन बस एक ही होता था कि मैं कुछ आज ऐसा काम करूंगा जिससे लोगों के अंदर मैं खुशियां फैला सकूं, जिससे लोगों को खुशियां मिले। कितना स्ट्रॉन्ग विजन है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे कि टेस्ला की, अब इलॉन मस्क दुनिया के काफी नामी लोगों में एक हैं, तो टेस्ला जो कंपनी है जो कि कार्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उसका एक बहुत ही सिंपल सा विजन स्टेटमेंट है जो ये कहता है टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन इनटू सस्टेनेबल एनर्जी, कि वो दुनिया के
जो एनर्जी कंजम्पशन को एक सस्टेनेबल, एक रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में पुश कर रहे हैं और उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इससे भी काफी क्लियर हो जाता है। देखिए, इनमें किसी भी विजन में ये नहीं बताया गया कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कितने प्राइसिंग में रखना चाहते हैं, कौन से मार्केट में एक्सपैंड करना चाहते हैं। वो सब आपके स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। योर स्ट्रैटेजी इज नॉट योर विजन। आपके विजन को अचीव करने के लिए जो राह आप लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म चीजें, जो कार्य आप करते हैं, जो टीम्स आप हायर करके उनके प्लान्स जो बनाते हैं, उसको आप स्ट्रैटेजी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक विजन में और एक स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा। कुछ लोग मिशन के साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विजन अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए है, मिशन आज के लिए है कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाई डज योर बिजनेस एग्जिस्ट। इसका जो जवाब होता है वो जनरली मिशन स्टेटमेंट कहलाता है। अब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए हमेशा एक्शनेबल इनसाइट्स तो लेके ही आता हूं। तो अभी मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टेम्पलेट शेयर कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि एक बिजनेस का एक विजन बोर्ड टेम्पलेट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके अपने खुद के बिजनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकें। इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज आपको करनी है, जैसे यहां लिखा गया है विजन, what is your purpose for creating the business। अब कुछ लोगों का पर्पस ये होना चाहिए कि सपोज I want to earn 100 crore in revenue। बहुत भाई जेन्युइन है, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई जनहित के लिए ही काम करे। हम बिजनेस करते हैं अपने खुद के पर्सनल गुडविल के लिए भी और दूसरों के गुडविल के लिए भी। किसी दूसरे का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि टू एक्सपैंड बिजनेस इनटू 100 कंट्रीज। अब विजन है, लॉन्ग टर्म है, चैलेंजिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2 कंट्रीज में एक्सपैंड कर दिया, 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया या 1 करोड़ कर लिया तो मेरा विजन जो है वो अकम्प्लिश हो गया। आपका विजन आपको पुश करना जरूर चाहिए। हमेशा कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरणा आपके विजन को पढ़ते ही आपको मिलनी चाहिए। एंड फाइनली, विच पॉजिटिव चेंज शुड इट ब्रिंग अबाउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बिजनेस के पीछे एक कमर्शियल प्रोपोजिशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक गुडविल, एक पॉजिटिव चेंज का भी एस्पेक्ट जरूर रहना चाहिए। तो सपोज अब जैसे मेरे खुद का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी में है, सस्टेनेबल एनर्जी में है, तो मैं जो पॉजिटिव चेंज चाहता हूं तो ये है कि टू रिड्यूस कार्बन रिडक्शंस बाय 50% in the next 10 years for India। अब ये मेरा विजन है। अब हालांकि मोदी जी का भी विजन भी बहुत आगे चल के इस पे बात कर रहा है, लेकिन हर एक कंपनी के खुद के विजन हो सकता है। वो आपके देश से रिलेटेड हो सकता है, आपके कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी एरिया से रिलेटेड हो सकता है। मेरा विजन अगर मैं लिखूं तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं, या आप अपने लिए भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरे बिजनेस के टारगेट ग्रुप, विच मार्केट और मार्केट सेगमेंट्स डज द बिजनेस केटर। तो इसका एक शॉर्ट आंसर मैं लिख सकता हूं कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है एनर्जी का जो यूज है वो यही 2 टारगेट ग्रुप जो है वो करते हैं। एंड हु आर द टारगेट कस्टमर्स एंड यूजर्स। तो अब इसमें मैं जो यूजर्स हैं वो तो कंपनीज ही हैं, कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में करती हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। या फिर जो यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट में नए घर बनाते हैं, या फिर जो उनके रेसिडेंट्स हैं। तो एग्जांपल्स ऐसे मैं आपको अनेक दे सकता हूं कि जो आपके खुद के बिजनेस जो आप खुद एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जब आप विजन बोर्ड बनाएंगे तो अपने विजन के साथ साथ जिन लोगों को आप अपना जो ये बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं उनके बारे में भी ये डिटेल्स आप नोट कर सकते हैं। तीसरा, व्हाट नीड्स, व्हाट प्रॉब्लम डज द बिजनेस सॉल्व एंड विच बेनिफिट डज इट प्रोवाइड। तो ये आपके कस्टमर की जरूरतों के बारे में है। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि अगर मैं एक नया उद्यम शुरू कर रहा हूं तो ये मेरे कस्टमर्स की कौन सी जरूरत को पूरा कर रहा है। तो जैसे सबसे पहला जो नीड है आज की डेट पे, टू लिव इन अ क्लियर एनवायरनमेंट या क्लीन एनवायरनमेंट। अब दिल्ली का हाल आप सब न्यूज में देख ही रहे होंगे कि कैसे स्कूल छुट्टी हो रहे हैं, बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोगों को तो मास्क पहन के फिर से शुरू करना पड़ रहा है, एयर प्यूरिफायर जरूरी पड़ रहे हैं। तो एक क्लीनर एनवायरनमेंट की जरूरत हम सबको है। दूसरा, बढ़ती महंगाई में टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हम सबको ये भी पता है जब
स्पेशली जब सर्दियों का बहुत मौसम खत्म होता है, जब गर्मियों का मौसम आता है, जो एसी का कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बढ़ जाता है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करे तो उससे उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल की बचत में भी मदद मिल सकती है। एंड सिमिलरली विच बेनिफिट डज इट प्रोवाइड? तो ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट सेविंग एंड अ बेटर लाइफस्टाइल। कॉस्ट सेविंग एंड अ बेटर लाइफस्टाइल। तो ये हो सकता है कि इन जरूरतों को मेरा बिजनेस जो है वो एड्रेस करता है। तीसरा जो है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? व्हाट मेक्स इट स्टैंड आउट? इज इट फीजिबल टू डेवलप द प्रोडक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली आपके प्रोडक्ट या जो, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो आपका जो सर्विस है उसकी जो रीच है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उसका जो यूएसपी है, ये आपको पहले दिन से जरूर पता होना चाहिए और वो आपके विजन बोर्ड में भी जरूर कैप्चर होना चाहिए। अब जैसे मेरा तो प्रोडक्ट नहीं है, मैं एक सर्विस बिजनेस में काम करता हूं, तो मेरा जो सर्विस है वो है सोलर ईपीसी। अब ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैंने यह लिखा है। तो ये मेरा सर्विस है। व्हाट मेक्स इट स्टैंड आउट? ऑब्वियसली मेरी जो सर्विसिंग है, मेरी जो मेंटेनेंस की टीम है, स्पेशली बिकॉज मेंटेनेंस फॉर 25 इयर्स। सोलर जो है वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन इसका जो बेनिफिट है ये कस्टमर्स को आने वाले 25 सालों के लिए मिलता है। तो खाली सोलर लगा लेना या रिन्यूएबल एनर्जी का एक सेटअप कर लेना आपका एंड गेम नहीं होता। आपको एक ऐसा सर्विस पार्टनर चाहिए जो कमिटेड हो एनवायरनमेंट के प्रति, जो कमिटेड हो आपके प्रति एज ए कस्टमर, और आपके हर एक प्रॉब्लम को अगले 25 साल के लिए सॉल्व करने के लिए भी वो तत्पर रहे। तो वो मेरा मैं समझ पाता हूं कि मेरी कंपनी का ये एक यूएसपी है जो हमको स्टैंड आउट करवाता है। एंड इज इट फीजिबल टू डेवलप द प्रोडक्ट? यस, बिकॉज आई हैव माई एक्सपीरियंस, माई पार्टनर्स, टीम, और ये कह सकता हूं कि रेलिवेंट इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी खुद की इलेक्ट्रिशियंस की टीम है, मैं खुद इंजीनियर हूं, और मेरे इस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि अगर मुझे आगे जाके कोई बिजनेस में दिक्कतें आती हैं तो वो उसमें मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो वो बन जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो कितना फीजिबल है। यहां मैं प्रोडक्ट स्लैश सर्विस भी लिख लेता हूं। एंड फाइनली, व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बेनिफिट? हाउ इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बेनिफिट द कंपनी? व्हाट आर द बिजनेस गोल्स? अब ऊपर तो हमने विजन लिखा है, लेकिन बिजनेस के गोल्स को डिफाइन करना होता है। हालांकि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे पहला है कि हाउ इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बेनिफिट द कंपनी? तो ऑब्वियसली अगर मैं विद सर्विस वी अर्न रेवेन्यू एंड फ्रॉम एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स वी अर्न रेपुटेशन। तो अब जब मैं काम करता हूं, अगर सर्विस करता हूं किसी के घर पे, हम उसका डिजाइन बनाते हैं, उसका मटेरियल को प्रोक्योर या कंस्ट्रक्ट करते हैं या प्लांट को कमीशन करते हैं, तो वो हमें पैसे देते हैं जिससे मेरी कंपनी का रेवेन्यू बनता है। और दूसरा कि जब मैं किसी को मेंटेन करता हूं, किसी प्लांट को, और अच्छी तरीके से मेंटेन करता हूं, तो इससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है। एंड व्हाट आर द बिजनेस गोल्स? तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में जो मेरा गोल है वो ये हो सकता है टू रीच out to 100 customers and provide them with a robust solar plant। अब ये मेरा शॉर्ट टर्म विजन हो सकता है। और इसी को अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो लॉन्ग टर्म का जो मेरा गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल ये हो सकता है टू जनरेट अ रेवेन्यू of say 50 crores in the next 5 years, in the next 1 year। अब देखिए, काफी अच्छी तरीके से हमने अपने विजन को 4 या 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है।
अब हो सकता है कि मैंने आपके सामने ही ये बनाया तो इतना ज्यादा आपको इंस्पिरेशनल ना लगे, लेकिन जब जितना ज्यादा टाइम आप इसके साथ स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे या आप इस पे रिसर्च करेंगे, तो आपको और ज्यादा मदद मिलेगी कि इस विजन स्टेटमेंट को आप और स्पेसिफिक बना सके और टारगेटेड बना सके, ताकि आपके कस्टमर्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कस्टमर से लेके इन्वेस्टर्स तक हर किसी को आपके विजन को देख के मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले और आपका बिजनेस मस्त अच्छी तरीके से आगे चल पड़े। चलिए अभी दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिस पे आपको डट कर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अपने खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं अपने फैमिली बिजनेस से अलग होकर, तो वो है आपके कौशलता का विकास, यानी आपके स्किल्स का एनहांसमेंट। अब स्किल एनहांसमेंट पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हो सकता है कि आपने एक अच्छा एजुकेशन लिया होगा, प्राप्त किया होगा, आपने कहीं से एमबीए किया होगा या आईवी लीग के किसी कॉलेज से अच्छा बिजनेस में डिग्री ली होगी। किसी परिवार में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जिससे कि अगली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो ना हो, उनको अपनी पढ़ाई जरूर कंप्लीट करनी पड़ती है, जो कि मेरे हिसाब से काफी लॉजिकल डिसीजन है। लेकिन हमें जनरली थियोरेटिकल नॉलेज उन सारी चीजों के बारे में नहीं मिलता जो कि हमें बिजनेस की दुनिया में भी मदद कर सकती हैं। अब मसलन मुझे रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कैसे करना है, या फिर मुझे इन्वेस्टर्स को कैसे पिच करना चाहिए, या फिर मुझे सटीक कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मेहनत करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको तभी पता चलता है जब आप स्पेसिफिक कोर्सेस या स्पेसिफिक लोगों से सीखते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अब मैं जानता हूं इंटरनेट की दुनिया में आपको कस्टमाइज्ड या इनफॉर्मल फॉर्मल लर्निंग के लिए ज्यादा दिक्कत तो होती नहीं होगी, लेकिन मेरे पास आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट रिकमेंडेशन है, और वो रिकमेंडेशन ना ही किसी कंपनी का है ना ही किसी इंस्टीट्यूट का है, वो है हमारे भारतीय गवर्नमेंट सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आप मेरा स्क्रीन देखें तो स्टार्टअप इंडिया का एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। मेरी खुद की कंपनी, मेरी खुद की जो स्टार्टअप है, इस पे एम्पैनल्ड है पिछले 6 साल से। 7 साल के लिए वैलिड होता है बाय द वे किसी भी स्टार्टअप इंडिया। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है और अपने बिजनेस को अगर आप एक इनोवेटिव आइडिया के दम पे आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका जो कार्य है, आपकी जो लर्निंग प्रोसीजर है, वो शुरू होती है। अगर आप ये पोर्टल देखें तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स या हाइलाइट्स दिखेंगे जो कि किसी भी भावी एंटरप्रेन्योर को मदद कर सकती है अपने खुद का उद्यम शुरू करने के लिए। अब डिटेल में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है वो अगर आप रिसोर्सेस में जाके ऑनलाइन लर्निंग पे जाएंगे तो यहां आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे जो कि आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द बेस्ट एडुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको मिल सकता है, जो कि आपके बिजनेस के स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में होगा। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखाना चाहता हूं, जैसे इनबाउंड सेल्स। अब बहुत सारे बच्चों को या नए पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को ये पता नहीं होता कि सेल्स कैसे बढ़ानी चाहिए, तो आप इस कोर्स को एकदम फ्री से कर सकते हैं। 79 कोर्सेस हैं इसमें। जो एआई में ज्यादा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, हर चीज में चैट जीपीटी हो गया, मिड जर्नी हो गया, उसका इस्तेमाल होता है, तो आप एआई के ऊपर सेल्स सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मैनेजरियल अकाउंटिंग पे कोर्स कर सकते हैं। अकाउंट सीखना भी बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट रहता है, और आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियो यूट्यूब में वीडियो देखना मिलेगा, और उसके ऊपर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं, आपको उसके ऊपर कुछ असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस एंटायर स्टार्टअप इंडिया के नेटवर्क में आपको इतने सारे कोचेस मिलेंगे जिनसे आप अपने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि अगर किसी भी ऑनलाइन कोर्स पे आपको कोई दिक्कत आए तो आप उस कोर्स के बारे में और डिटेल से डायरेक्ट मेंटोर से बात करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड बहुत ही जेन्युइन सोर्सेस से आता है। एक फाइनल रिकमेंडेशन मैं देना चाहूंगा और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह है स्टार्टअप इंडिया का किट, जो कि आपको स्टार्टअप कैसे बनता है, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से लेके आपको आईपीआर के लिए क्या करना चाहिए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में क्या आप टेंडर्स में जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं, आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, हर एक स्टेट में क्या कंप्लायंस है, क्या एग्जामिशंस हैं, तो
तो ये जो डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट है, ये आपको जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए इस पे, ताकि आपको अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले जो भी आवश्यक स्किल्स हैं, जो भी आवश्यक आपको अपने रिसोर्सेस हैं, अपने खुद की जो लर्निंग है, कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको बढ़ावा मिल सके और आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत कर सकें। तो ये था मेरा दूसरा रिकमेंडेशन। स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट को जरूर विजिट करें और उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स अपने लिए गेन करें। चलिए मूव करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो आपके लिए पॉइंट है वो है टू लीवरेज एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेसेस रिसोर्सेस, या फिर अपने पारिवारिक व्यवसाय के रिसोर्सेस का लाभ उठाना। अब बहुत सारे ऐसे उद्यमी होंगे जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं खुद का तो कुछ जरूर करूंगा, लेकिन अपने आप को एक एडवांटेज जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऐसी बैकिंग है जो कि शायद बहुत सारे अलग एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं है, और वो है आपके खुद का पारिवारिक व्यवसाय। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि पूरी की पूरी ब्रिज को जला ना दें। ऐसा नहीं है कि पापा मैं जा रहा हूं अगले दूसरे देश, दूसरे शहर और दूसरे बिजनेस में, आपसे ना लेना देना कुछ नहीं है, मेरे नाम को आप अपनी वसीयत से निकाल दो और मैं अपनी खुद की जिंदगी बनाऊंगा। भाई ऐसा ना करें, क्योंकि आगे चल के आपके बिजनेस में, आपके पारिवारिक बिजनेस के जो रिसोर्सेस हैं या जो मूल्य हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मैक्स ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। बहुत पुरानी कंपनी है, अनलजीत सिंह जी ने शुरू की थी लेट 1980s में या अर्ली 1980s में, और वो फार्मास्यूटिकल से लेके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर में काफी प्रभावी बिजनेस है उनका। बहुत $multi million, $4 बिलियन का शायद उनका वैल्यूएशन है। लेकिन जब उनकी खुद की बेटी ने, अनलजीत सिंह जी की बेटी, उनका नाम तारा है, तारा जी ने जब ये डिसाइड किया कि नहीं मैं अपने खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहूंगी, तो उन्होंने अंतारा की शुरुआत की। उनके नाम का ही एक प्ले ओवर है। अंतारा एक ऐसा बिजनेस है जो सीनियर सिटीजन्स को पर्सनलाइज्ड केयर ऑफर करता है। आप इंडिया में ये दुखद घटना है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां की जब माता पिता या दादा दादी एक सर्टेन एज पे आ जाए तो बच्चे उनकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं, और उनको फिर कभी वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, या फिर बहुत जिंदगी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज से उनको बिताना पड़ता है। तो अंतारा जो है एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशलाइज्ड होम्स बनाते हैं, या फिर केयर टेकर्स प्रोवाइड करते हैं, या उनके घर के ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन सबके पीछे जब तारा जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मुझे अपनी पर्सनल बिजनेस की आइडेंटिटी बनानी है तो मैं एक ऐसे स्पेस में बनाऊंगी जहां की मेरा पैशन भी है और जहां मेरे पास रिसोर्सेस भी है। तो मैक्स के पास ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस था, उनके पास हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस था। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं सीनियर केयर के साथ, तो फिर एक ऐसा बिजनेस का एक एमैल्गमेशन बनता है, एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन स्थापित होता है जिससे कि पुराना और नया दोनों बिजनेस को फायदा होता है। देखते ही देखते अंतारा बिजनेस, जो कि एक छोटे उद्यम के हिसाब से शुरू हुआ, अब मैक्स ग्रुप का हिस्सा ही बन चुका है। मैक्स ग्रुप उस पे पूरा 100% उनकी सब्सिडियरी कंपनी है। और गौर करने वाली बात यह है कि उस बिजनेस को इतना सक्सेस मिला कि कोविड के दौरान भी करीब 400 करोड़ के सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने जो ऐसे स्पेशलिटी घर है उसका टर्नओवर उन्होंने बनाया, और नोएडा में हो गया या देहरादून में हो गया, काफी प्रचलित है उनका बिजनेस, जो हमको ये प्रेरणा देती है कि चाहे आपके मन में कुछ नया करने का या खुद अपना करने का जज्बा है, लेकिन जब आप उसको अपने परिवार के जो लीनिएज है, जब अपनी विरासत के साथ उसे जोड़ते हैं, तो आपके बिजनेस के सक्सेस होने के पीछे की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कई परसेंटेज पॉइंट से आगे बढ़ती है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि जब आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि अब तो मैं अपना बिजनेस शुरू ही करूंगा, तो एक ऐसे लाइन में उसे शुरू करें जो कि आपकी एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस के साथ थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड हो, ताकि आपको एक एडवांटेज मिले, एक हेड स्टार्ट मिले अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए। आइए अब चौथे पॉइंट पे हम अपना ध्यान बताते हैं। चौथी टिप, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। अपने लिए एक ऐसा समर्थक नेटवर्क बनाएं जो आपकी परेशानी में आपका साथ दे सके।
देखिए दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हाँ, आजकल की दुनिया में ये स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स एंड वैल्यूएशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में आपको ये काफी ग्लैमरस, काफी ग्लोरीफाइड लगने लगेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी भी देश में, किसी भी कल्चर में या किसी भी सदी में अपने खुद का उद्यम शुरू करने से ज्यादा कष्टकारी या ज्यादा चैलेंजिंग टास्क शायद कुछ भी नहीं होता। इसमें आपको बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं आपको बहुत ज्यादा ऐसी परेशानियों से डील करना पड़ता है जो आपको झंझोड़ के रख देता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है कि मैं कहां जाऊं। ना अपने बिजनेस को ठीक से टाइम दे पाते हैं, ना अपने परिवार को ठीक से टाइम दे पाते हैं। तो हर अगली पीढ़ी के बिजनेस लीडर को ये सुविधा जरूर होती है कि उनको एक एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशन के ऊपर से स्केल करना पड़ता है। लेकिन जब आप खुद का उद्यम शुरू करते हैं तो आपको ये पूरा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ता है, एंड हेंस एक सपोर्ट नेटवर्क काफी ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा नेटवर्क, चाहे वो अपने परिवार के मेंबर्स का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे आपके स्पाउस का हो, जहां कि आप बेफिक्र होकर फॉल बैक कर सकें, जो कि आपको आपके डिसीजन से जज ना करे या आपको हमेशा गलत एस्टैब्लिश करने की राह पे या फिराक पे ना रहे। एक ऐसा सपोर्ट नेटवर्क जो कि आपको हमेशा प्रेरणा और कंफर्ट देता रहे, बिकॉज उसके बाहर दुनिया काफी चैलेंजिंग होती है। मैं आपको 5 सवाल बोलता हूं, आप इन 5 सवालों का दिल से जरूर जवाब दीजिएगा, और अगर इसमें से एक भी जवाब ना निकले ना दोस्तों, तो पहले मेहनत कीजिए कि उसको हाँ में कैसे परिणत करें और उसके बाद ही अपना उद्यम शुरू करें। प्रिपेयर्ड हैं? 5 सवाल। पहला, आर यू रेडी फॉर द सोशल प्रेशर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? जब आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में रहते हैं तो कुछ ना कुछ इनकम आपको आती रहती है। आप जाते हैं, आप एक डायरेक्टर का पोजीशन आपने होल्ड किया होता है, या किसी भी जब आप उपाधि पे रहते हैं तो एक सैलरी होती है, एक कांस्टेंट रेवेन्यू सोर्स होता है जिससे कि आप अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन जब आप खुद की दुनिया में घुसते हैं, खुद का उद्यम करते हैं, तो आपको सोसाइटल प्रेशर जो है, लोग हमेशा पूछते हैं, क्यों भाई अगला मार्क जकरबर्ग, क्यों भाई अगला इलॉन मस्क, तुम्हारा बिजनेस अमेज़न की तरह बड़ा कब होगा? लोगों में सहनशीलता या पेशेंस कभी भी नहीं होती। वो ये समझते ही नहीं है कि किसी भी उद्योग को रियली सक्सेसफुल होने के लिए 5, 7, 10 साल लग जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा। तो आप में वो पेशेंस सोसाइटल प्रेशर को मैनेज करने के लिए, इन तानों को सुनने के लिए, इन पॉइंटेड सवालों को आंसर देने के लिए जरूर रहना चाहिए। और इससे भी आपके सपोर्ट सिस्टम का लिंक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आप ऐसे तानों को सुन के, उनको बर्दाश्त करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं? दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सिंगल हैं, यानी क्या आपकी शादी नहीं हुई है? अगर आपकी शादी हुई है तो क्या आपके जो स्पाउस हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम सिंगल होते हैं ना, तो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है हमारे कंधों पे। अगर सक्सेस होता है या असफलता होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद बियर करना पड़ता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमारे ऊपर आता है। लेकिन जब मेरे पास किसी और की भी जिम्मेदारी होती है, हो सकता है कि मेरी स्पाउस जो है, जैसे मेरी बीवी, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, मैं आपके साथ एक कोच का रोल भी निभाता हूं आपके सामने, लेकिन उसकी खुद की नौकरी है और वो भी अपना एक इंस्टीट्यूट चलाती है, तो और वो समझ पाती है क्योंकि वो नौकरी करने से पहले वो भी एंटरप्रेन्योर थी, तो उनको समझ में आता है कि मेरी मुश्किलें, मेरी चैलेंजेस क्या है। हाँ, हो सकता है कि रेवेन्यू हर महीने सेम ना रहे, हो सकता है कि मेंटल स्टेट हमेशा खुशनुमा ना रहे, हो सकता है कि मैं अपने बेटे का हर स्कूल का फंक्शन या हर फैमिली फंक्शन अटेंड ना कर पाऊं। वो इस चीज को समझती है और इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है कि जब मैं अपने उद्यम में रहता हूं तो मुझे अपने परिवार के बारे में डबल थॉट्स या सेकंड थॉट्स नहीं आते। तो क्या ये आपके लिए भी ट्रू है कि आपके स्पाउस जो हैं वो आपको सपोर्ट, बेइंतहा सपोर्ट करते हैं? ये रहा मेरा दूसरा सवाल आपके लिए। तीसरा, डू यू हैव इनफ कैश टू लास्ट फॉर अ ईयर? क्या अगर आपको 1 साल तक कुछ भी इनकम सोर्स आपके पास ना रहे, अगर कोई भी रेवेन्यू स्ट्रीम ना रहे, तो क्या आपके पास इनफ कॉर्पस है या क्या आपके पास सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इनकम है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को 1 साल के लिए एटलीस्ट मैनेज कर पाए? अगर इस सवाल का भी जवाब ना है तो थोड़ा वेट कर जाएं, पहले इस कॉर्पस को जुटाएं, फिर जाके आगे बढ़ें। चौथा सवाल,
आर यू रेडी टू स्लीप फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स इन अ डे? अब हालांकि मुझे भी सोना किसको अच्छा नहीं लगता भाई, बताओ, मुझे भी अच्छा लगता है। कभी कभार तो मैं लेट तक सो भी जाता हूं, क्योंकि एक स्टेप बिजनेस में मैं पहुंच चुका हूं, या फिर मेरी टीम में ऐसी एस्टैब्लिश हो चुकी है जो मुझे बहुत हेल्प करती है। लेकिन जब इनिशियल डेज थे ना, बाप रे बाप, कब शाम होती थी, कब रात होती थी, कब सुबह खिलती थी, शायद आपको कुछ पता ना चले। आपको ऐसे बहुत सारे, और स्लीप तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ही है। इसका मतलब किसी भी पर्सनल कमिटमेंट से हो सकता है, किसी भी एक ऐसी चीज से जो कि आपको बहुत पसंद आता हो। किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता हो, किसी को देश विदेश घूमना अच्छा लगता हो सकता है। लेकिन जब आप अपना उद्यम शुरू करते हैं, तो किसी बहुत ही अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि जिंदगी में ना हम 5 ही बॉल्स मैनेज कर पाते हैं। चाहे वो हमारे दोस्त होते हैं, या मम्मी पापा होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, बिजनेस होता है, नौकरी होती है। अगर हम कुछ और करना चाहते हैं तो हमें हमेशा एक बॉल ड्रॉप करना पड़ता है। तो अगर मेरी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से म्यूजिक का है, या गिटार का है, या तबला का है, या गाना गाने का है, और मैं उसको रख के अब मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो हो सकता है कि मुझे अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज को बैक बर्नर में डालना पड़े, ताकि मैं अपने नए उद्यम पे उतना ध्यान दे सकूं। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ना नींद सही से मिलेगी, ना आपको पेट, खाना तो ठीक से मिलेगा, लेकिन ना आपको किसी बात का स्वाद आएगा किसी खाने का, ना ही आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट परसू करने के लिए इतना ज्यादा मौका मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया वैसी चैलेंजिंग बन सकती है। तो अगर इसका जवाब भी आपका ना है, तो पहले अपने आप को सशक्त बनाए कि ये सारी जो नींद है, जो खाना है, जो म्यूजिक है, इन सबसे पहले आप अपने आप को दूर करें, तभी एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ें। और जो 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आर यू विलिंग टू नेवर गिव अप? अगर आप में परसिस्टेंस है, अगर आप में सबूरी है, अगर आप में वो जज्बा है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा, तब उद्यम आपके लिए है। और ये आपको, देखिए, जोश में आके तो आप हाँ ही बोलोगे, हाँ व्हाई नॉट, लेकिन एक बार प्लीज अपने आप के लिए एक सेल्फ एवेल्युएशन जरूर करें। आप अपने आप से पूछें कि ऐसे कितने एग्जाम्स हैं जहां आप फ्लंक कर गए, या आप पास नहीं हो पाए क्योंकि आपने वो दृढ़ निश्चय ही नहीं था कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे कितने कमिटमेंट्स हैं जहां की आप फेल कर चुके हैं, या ऐसे कितनी बुरी आदतें हैं जिनको आप छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो आपसे छूटती ही नहीं है क्योंकि आपका मनोबल कम है। विल पावर जो है वो एक किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, चाहे वो फैमिली बिजनेस के लिए हो या चाहे वो अपने आप के लिए हो, हर किसी एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप उनके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है टू नेवर गिव अप, देन ओनली यू शुड स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, राइट? तो मैंने 5 सवाल अभी आपके सामने डाल दिए हैं, आप इनको एक बार फिर से देखें, और अगर 5 का 5 जवाब जो है वो हाँ है, तभी आप अपने उद्यम की तरफ आगे बढ़ें। जो आखिरी टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगा अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले, वो ये है कि एक सशक्त मार्केट रिसर्च जरूर करें। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, या मैं जनरली फैमिली बिजनेस की दुनिया में रहता हूं, तो ऐसे बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस भी हैं जो किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, सर्विस को लॉन्च करने से पहले, किसी बिजनेस वर्टिकल में एक्सपैंड करने से पहले, ज्योग्राफी में अपने आप को बड़ा बनाने से पहले कुछ रिसर्च करते ही नहीं है। वो ना ही कस्टमर से पूछते हैं, ना ही दुकानदारों से पूछते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, किसी की डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनकी राय ही नहीं जानते। तो होता क्या है ना, इतने इन्वेस्टमेंट के बाद सडनली आपको रियलाइज होता है कि यार ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। जब बिजनेस में वो चैलेंज आता है तो आपके एंटीना खड़े हो जाते हैं कि ये बात मैंने सोची नहीं, कैसे मुझसे इतना बड़ा पॉइंट मिस हो गया, जिसके लिए कि इतना बढ़िया आइडिया जो मेरे सामने मुझे फलता फूलता दिख रहा था, ये पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। अब इसके लिए मार्केट रिसर्च एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिससे कि किसी भी चीज पे कमिटेड होने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लें। अब देखिए, अगर आप किसी का भी चुनाव करते हैं, अब अगर यंग पीढ़ी के लोगों से मैं बात करता हूं, सपोज आपको वो पसंद आ गया, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आप बनाना चाहते हैं, तो आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखते हैं या नहीं? आप उनके लिंक्डइन शायद थोड़ा ज्यादा हो गया,
बट फेसबुक को देखते हैं या नहीं, उनको गूगल पे सर्च करते हैं या नहीं? क्यों करते हैं? ताकि आप उनके लाइक्स डिसलाइक्स को जान सकें, उनको कौन सा कलर पसंद है, उनको कौन से फूल पसंद है, उनको कौन से रेस्टोरेंट, कौन सा क्विजीन पसंद है, ताकि अगली बार आप उनको वहीं लेके जाएं। अब अगर भाई पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आप इतना रिसर्च करते हो, तो फिर बिजनेस की दुनिया में जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो मार्केट रिसर्च को कैसे इग्नोर कर सकते हो? रिसर्च भी कई तरीके के होते हैं वैसे। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो एक होता है प्राइमरी रिसर्च और एक होता है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च वो होता है जो आप खुद करते हैं, यानी आप खुद या आप एजेंसी हायर करते हैं जो आपके बिहाफ पे डायरेक्टली कस्टमर से मिलते हैं, रिटेलर से मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स या आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलके उनके ओपिनियन लेके आपको बताते हैं, जिसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो सकता है, आपने 10-15 लोगों को एक साथ बैठाया और कुछ स्लाइड्स दिखाई, कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाए या कुछ सवालात पूछे। इन डेप्थ इंटरव्यू भी होता है। अब इन डेप्थ इंटरव्यू के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। किसी के घर जाके आप उनकी जीवन शैली को जानना चाहें। अब कुछ सालों पहले मैं हॉर्लिक्स बिस्किट्स में ब्रांड मैनेजर था, तो मेरा ये काम था कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना था कि बिस्किट्स का जो कंजम्पशन है वो कैसे बढ़ा सके। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि एक परिवार, एक टिपिकल फैमिली बिस्किट्स के कंजम्पशन की कितनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है दिन में। तो कभी कभी तो मुझे उनके साथ पूरा दिन बिताना पड़ता था, उनकी दिनचर्या को जानना पड़ता था कि सुबह वो कितने बजे उठते थे, उनके बच्चे कितने बजे स्कूल जाते थे, वो टिफिन में क्या खाते थे, मम्मी रसोई कब करती थी, शाम को जब बच्चे आते थे तो वो क्या खाना खाते थे, तो जब वो शाम के टाइम पे जब चाय के साथ कुछ नाश्ता खाती थी तो तब बिस्किट कंजम्पशन होता था या नहीं। बड़े बूढ़े जो हैं वो अपने बिस्किट के कंजम्पशन को कैसे आग्रह करते थे या कैसा खाना चाहते थे। तो ये पूरा एक बाकायदा एक एक्सरसाइज होता था और हर एक स्टेट में अलग अलग मार्केट्स में जाके करना पड़ता था। तभी जाके हमको एक समरी मिलती थी और हम उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाते थे या पैकेजिंग में चेंजेस लाते थे, या फिर उसी हिसाब से हम अपने स्कीम्स या प्रमोशंस को डिफाइन करते थे। तो आपको भी अगर नए बिजनेस में एंट्री करना है, तो चाहे वो फिक्स फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो या चाहे वो आइडियाज हो जिसको हम इन डेप्थ इंटरव्यूज कहते हैं, कभी कभी सर्वे क्वेश्चनर्स भी भर्ती करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज होती हैं जिनको कि हम क्वांटिटेटिवली भी जान सकते हैं। अगर आपको जिस बिजनेस में आप एंट्री करना चाहते हैं उसमें ऑलरेडी 2-3 प्लेयर्स पहले से हैं, तो आपको पहले अपने आप को बेंचमार्क करना पड़ता है उनके साथ। तो आप नंबर्स सिस्टम के साथ बात कर सकते हैं कि 5 में से आप एक्स कंपनी को कितना पॉइंट देंगे, वाई को कितने देंगे, जेड को कितने देंगे। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि मार्केट में आपका तगड़ा कंपटीशन कौन बन सकता है। ये सारे तरीके होते हैं प्राइमरी रिसर्च करने के लिए। आजकल बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल है मार्केट में जो आपके लिए आपकी मदद कर सकती हैं। अगर आप अपना एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं तो ADAR बोल के कंपनी है, हालांकि मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ आप नीलसन बोल के कंपनी है जिनका की सेकेंडरी रिसर्च काफी पॉपुलर है। FMCG की दुनिया में शायद सबसे बड़ा, मतलब कि कोई 5,000 करोड़ का भी डिसीजन होता है ना, वो भी नीलसन के डेटा के आधार पे लिया जाता है। इतना पावरफुल मार्केट रिसर्च टूल है ये, सेकेंडरी रिसर्च ही है। वैसा ही एक टूल है कांतार, IMRB का भी एक रिसर्च टूल आता है। ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स हैं, पब्लिकेशंस हैं जो कि हर स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए अपने खुद के सेकेंडरी रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टअप इंडिया का भी वेबसाइट देखा, वहां भी आपको बहुत सारे मार्केट रिसर्च के रिपोर्ट्स मिल सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एंड फाइनली आपको ये डिसीजन लेने में सुविधा होगी कि कंपटीशन को नजर रखते हुए, एग्जिस्टिंग मार्केट पोजीशन को नजर रखते हुए, या फिर जो प्राइस पैरिटी है, या जो मार्केट में जो कंजम्पशन पोटेंशियल है, या जो फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको उस इंडस्ट्री में एंट्री करनी चाहिए या नहीं। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 थिंग्स, स्टार्टिंग पहला जहां हमने शुरू किया कि आपकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी या एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक विजन आपको डेवलप करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट वो था। दूसरा था आपके खुद के स्किल्स के एनहांसमेंट को बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हमने स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट को भी देखा। बाय द वे, अपने पर्सनल विजन के लिए मैंने आपको एक लिंक भी दिया हुआ है जिससे कि आप अपना खुद का विजन डॉक्यूमेंट बना सकें।
तीसरा कि आपके परिवार के रिसोर्सेस को आप कैसे बेहतरीन तरीके से यूज करें। मैंने आपको अंतारा का एग्जांपल दिया जो कि मैक्स ग्रुप की एक सब्सिडियरी है, कैसे उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिसोर्सेस को यूज करके एक बहुत ही नए डायरेक्शन में अपने नए बिजनेस को शुरू किया। चौथा, हमने ये भी डिस्कस किया कि हम एक सपोर्ट नेटवर्क की खूबी क्या है, कि जरूरत किस चीज के लिए आती है। क्या ऐसे 5 सवाल हैं जिनको कि हमें खुद को पूछना चाहिए बिफोर वी जॉइन इनटू अ न्यू बिजनेस और वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। एंड फाइनली जब हमने 5वें पॉइंट पे बात की कि एक ऐसा रिसर्च करना चाहिए जो कि हमको डे 1 से ही क्लैरिटी दे कि जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो कितना फीजिबल है, कितना लुक्रेटिव है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आपने मोटा मोटी इसके बारे में थोड़ी बहुत भी क्या उसे बोलते हैं, अगर आपने मेहनत की, आपने अपना उद्यम लगाया कि इन पे थोड़ा बहुत आप काम करें और अपने खुद के स्किल्स को एनहांस करें, विजन बनाएं, सपोर्ट नेटवर्क क्रिएट करें, तो आई एम श्योर कि आपको अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। फाइनली दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूंगा, हालांकि मेरा टॉपिक जो है, या मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाऊं, ऐसे लोगों को मोटिवेट करूं कि वो अपना बिजनेस, अपने बरसों की मेहनत जो पापा ने, दादा ने किया है, उसको ऐसे ही एक झटके में ना छोड़ दें। दिल से मेरी ये कोशिश रहती है। लेकिन मैं इस बारे में भी जागृत हूं कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जो एस्पिरेशंस हैं, उसको हासिल करने के लिए उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये 5 टिप्स दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने पारिवारिक व्यवसाय से अगर भी आप थोड़ा अलग होकर अपना खुद का उद्यम शुरू करें, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको ना हो, जब तक आप अपने पारिवारिक व्यवसाय का जो सम्मान है उसको बरकरार रखें, आपके परिवार की विरासत का ध्यान रखें, अपने परंपरा का जो है उसकी इज्जत करें, और अपने जो नए बिजनेस को एक ऐसे डाइवर्सिफिकेशन या एक ऐसे डिवीजन में बनाएं ताकि आप दोनों को फायदा, आपके जो पौत्रिक या जो पारंपरिक बिजनेस है उसको भी फायदा हो और आपके नए बिजनेस को भी फायदा हो। जब इन दोनों में सिनर्जी बनती है तो हर फैमिली बिजनेस लीडर एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा और हर एंटरप्रेन्योर एक नेक्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस लीडर कहलाएगा। इसी विचार के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि फैब लीडर्स की दुनिया में आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको कौन से टॉपिक्स देखने हैं, इसके बारे में कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस कंटेंट को उन तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।